Good morning, students. Welcome in digital classroom of Subhas English School. We will study in Business Studies class 11th. Firstly, internal trade. इंटरनल ट्रेड में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स, फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, वेंडिंग मशीन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेन डॉक्यूमेंट इन इंटरनल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड के बारे में इंट्रोडक्शन कि ट्रेड का मीन्स होता है कि जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करने के एम से जब हम करते हैं तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस आज मॉडर्न टाइम में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज न्यू प्रोडक्ट एवरी डे क्या होता जा रहा है कि न्यू प्रोडक्ट आज दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं, इसलिए ट्रेड की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। ट्रेड जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ अल्टीमेट कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं, इसलिए ट्रेड हमें पर्सन की हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। ट्रेड पर्सन की हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, यानी पर्सन की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये रिमूव करता है। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। तो जो पर्सन इस ट्रेड में इंगेज्ड होता है उस पर्सन को हम मिडिलमैन या उसे ट्रेडर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हमारा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीन्स होता है कि जब हम किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मीन्स होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ये चैप्टर है हमारा इंटरनल ट्रेड के बारे में, तो हम इसमें ओनली इंटरनल ट्रेड के बारे में ही पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड अभी बताया जैसा आपको कि जब हम किसी भी नेशन की बाउंड्रीज के अंदर यानी एक ही कंट्री के अंदर अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जिसे हम होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। इसमें इंटरनल ट्रेड में जो भी पेमेंट होता है वह नेशनल होम करेंसी में ही होता है, यानी डायरेक्टली नेशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम डायरेक्टली नेशनल होम करेंसी में ही क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इंटरनल ट्रेड जो कि कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री होता है। ठीक है, यानी हम जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकानी होती है। इसमें इंटरनल ट्रेड जो कि इसका एम ही होता है कि वहाँ नेशन के अंदर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स का, और वो भी रिजनेबल कॉस्ट पर। ठीक है, अब रिजनेबल कॉस्ट पर ये गुड्स को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं, सभी को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इसके ऑपरेशन ऑफ स्केल के बेसिस पर इसे इंटरनल ट्रेड को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? तो होलसेल ट्रेड का मीन्स होता है कि जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ में
रिसेल करने के पर्पज़ से जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं तो उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब होलसेल ट्रेड जो कि हम डायरेक्टली किसे मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटीज़ में यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में हम मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और उसे स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सेल करते हैं। ये रिटेलर्स लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारे रिटेलर्स को हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसे सेल करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। मीन्स ये मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और रिटेलर को सेल करता है। तो ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। होलसेल ट्रेड के फीचर्स। होलसेल ट्रेड जो कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक क्रिएट करता है। ये डायरेक्टली होलसेलर से माल खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है। होलसेलर जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदता है और स्मॉलर क्वांटिटीज़ में सेल करता है। इसमें ये लार्ज कैपिटल इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसे लार्ज स्टॉक मेंटेन करना होता है और ये कभी कभी रिटेलर को भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मीन्स ये उधार में भी रिटेलर्स को अपने गुड्स बेचता है, तो इसलिए ये इसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और लार्ज स्टॉक मेंटेन करने के लिए इसे लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। होलसेलर यूजुअली वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में ही डील करता है, यानी एक ही तरह के गुड्स को ये सेल करता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन इसका जो टर्नओवर होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। हाई टर्नओवर का एडवांटेज उठाकर ये लो प्रॉफिट मार्जिन रखकर काम करता है। इसके अलावा भी होलसेलर बहुत सारे फंक्शंस देता है, जैसे ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करता है जैसे अलग अलग उसकी ग्रेड बनाता है, ए ग्रेड बी ग्रेड में। पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स, ये स्मॉलर लॉट्स में पैकिंग करता है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदता है लेकिन स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सेल करता है, तो ये स्मॉलर क्वांटिटीज़ में पैकेट बनाता है। स्टोरेज, ये प्रोड्यूस करने के बाद अपने यहाँ पर स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, गुड्स का प्रमोशन करता है, कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम भी होलसेलर का होता है। इसके अलावा होलसेलर जो कि बिजनेस रिस्क को भी बियर करता है, यानी ये अपने नाम से गुड्स को खरीदता और बेचता है, तो इसकी जो भी रिस्क होती है बिजनेस की वो सभी वह खुद ही बियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी होलसेलर की फीचर्स कंप्लीट होते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर के कौन कौन सी सर्विसेज होती है और ये किस किस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये मैन्युफैक्चरर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसमें फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन की फैसिलिटी होलसेलर को प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो कि मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज करता है। ठीक है, क्या करता है ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज करता है, यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज करता है और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट अपने प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को देता है। ये टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज भी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदता है
तो ये लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक्स का एडवांटेज भी किसको दे रहा है, ये मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। सेकेंड हमारा है बियरिंग रिस्क, रिस्क को बियर करना। तो होलसेलर जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स की डिलीवरी लेता है, यानी उस मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और उसे अपने वेयर हाउस में रखता है, ये अपने वेयर हाउस में रखता है। तो ऐसी प्रोसेस में क्या होगा कि वहाँ जो भी रिस्क अराइज होगी, जैसे कौन कौन सी रिस्क अराइज हो सकती है, तो प्राइस फॉल इन प्राइस, प्राइस कम हो जाना, थेफ्ट चोरी हो जाना, स्पॉइलेज यानी प्रोडक्ट खराब हो जाना। अगर इस तरह की कोई रिस्क होती है या इस तरह की जो रिस्क अराइज होती है, तो इन सभी रिस्क से मैन्युफैक्चरर को ये क्या करता है, रिलीव करता है, यानी उसे फ्री रखता है। मैन्युफैक्चरर को कोई रिस्क नहीं होगी, चाहे माल चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो इससे मैन्युफैक्चरर को कोई रिस्क नहीं होगी। सारी रिस्क किसकी होगी, तो सारी रिस्क होलसेलर की रहेगी। ठीक है। थर्ड है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर जो कि मैन्युफैक्चरर से कैश बेसिस पर क्या करता है, ये गुड्स परचेज करता है और कभी कभी ये बल्क ऑर्डर के लिए मनी भी एडवांस देता है। जब ये लार्ज क्वांटिटीज़ का ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को, तो उसके लिए कभी कभी एडवांस में मनी भी प्रोवाइड करता है, जिससे होलसेलर को फाइनेंशियल हेल्प भी होती है, ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट का कर सके। और इसके लिए उसे अपनी स्टॉक में कैपिटल ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। अब उससे जब एडवांस में मनी मिलती है, तो उसे अपनी मनी को, अपनी कैपिटल को स्टॉक में ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ जो होलसेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को जो एडवांस मनी दी गई है, वह उसी में अपना सारा प्रोडक्शन का काम कर लेता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस, ये मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। होलसेलर का रिटेलर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिससे कि वहाँ मैन्युफैक्चरर को भी मार्केट की कंडीशन के बारे में, मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। जैसे कौन कौन से चेंजेस, तो कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस, प्रेफरेंसेस में चेंजेस, मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़, ये सभी, यानी मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, या फिर कस्टमर की वांट्स क्या है, उनका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैन्युफैक्चरर अपना जो प्रोडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वह प्रोडक्शन करेगा जैसी मार्केट की कंडीशन है। नेक्स्ट है हेल्प इन द मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन में भी हेल्प होलसेलर मैन्युफैक्चरर को करता है। होलसेलर जो कि लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स से ऑर्डर कलेक्ट करता है, ये ऑर्डर कहाँ से लेता है, रिटेलर से ऑर्डर लेता है, तो ये सारे ऑर्डर उनसे कलेक्ट करता है और उन्हें गुड्स की सप्लाई करता है। रिटेलर को ये गुड्स सप्लाई करता है। जब ये गुड्स को सेल करता है, ये सारा गुड्स कंज्यूमर को ये सेल किया जाता है, जिसके कारण होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोडक्शन के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वह उन्हें कंसिडर करता है। तो इस तरह से गुड्स की मार्केटिंग से ये मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देता है, फ्री रखता है, यानी उन्हें मार्केट की इंफॉर्मेशन से, मार्केट की कंडीशन से, या कौन से कंज्यूमर को कितना सेल करना है, कितना सेल करना है, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे मैन्युफैक्चरर को रिलीव रखता है, फ्री रखता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो कि गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, तब ये जो भी माल प्रोड्यूस होता है वह डायरेक्टली होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू मेंटेन रख सकता है। ठीक है। यानी जब भी वहाँ माल प्रोड्यूस करके रखेगा तो उससे
जो होलसेलर है वो उससे खरीद लेता है। तो इससे ये इसकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वह कंटिन्यूटी में मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज की प्रॉब्लम। तो होलसेलर जब गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, तो वहाँ डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करके अपने वेयर हाउस में रखता है, वह अपने खुद के वेयर हाउस में रखता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से जो स्टोरिंग प्रॉब्लम होती है उससे वह फ्री हो जाता है। ये था हमारा कि सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर को होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमने पढ़ा कि ये सारी सर्विसेज होलसेलर अपने मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विसेज टू रिटेलर्स। होलसेलर रिटेलर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से फर्स्ट सर्विस वो प्रोवाइड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल करवाना। तो रिटेलर जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के स्टॉक को मेंटेन करके रखता है और ये अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करता है। होलसेलर जो कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उनसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है रिटेलर को, और इस सबसे लार्ज क्वांटिटीज़ में हर एक प्रोडक्ट की लार्ज क्वांटिटीज़ अपने पास रखने से रिटेलर को ये फ्री रखता है, ताकि उसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ में अपने पास प्रोडक्ट नहीं रखने होंगे। ये जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये होलसेलर से उसी समय वो प्रोडक्ट उनसे ले सकता है, अवेलेबल कर सकता है। नेक्स्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो है मार्केटिंग सपोर्ट। ये रिटेलर को मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो कि एडवर्टाइजमेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट करने से ये दूसरे जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं उससे कस्टमर को इंड्यूस करता है, मीन्स उन्हें इनकरेज करता है कि वो गुड्स को परचेज करें। और ये एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट होता है वह रिटेलर को होता है, इससे उनके न्यू प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? तो एडवर्टाइजमेंट होलसेलर करता है। होलसेलर जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो न्यू प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इस इन्फॉर्मेशन का जो बेनिफिट होता है वह रिटेलर को मिलता है, जिससे कि उसके नए नए प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सर्विसेज है वो है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना। होलसेलर रिटेलर को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है, यानी उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, यानी उधार पर ये अपने गुड्स को उन्हें सेल करता है, जिससे कि रिटेलर अपने कम से कम वर्किंग कैपिटल में ये अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। उधार की फैसिलिटीज़ देगा तो उससे क्या होगा कि रिटेलर अपना बिजनेस बहुत ही कम कैपिटल में मैनेज कर सकेगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये कुछ अपना नॉलेज रिटेलर को प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है, जिस प्रोडक्ट को वो सेल करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो स्पेशल नॉलेज रखता है। उसकी मार्केटिंग कंडीशन, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मार्केटिंग कंडीशन होती है उन सभी के बारे में उसे एक्सपर्ट नॉलेज होता है। और ये सारा जो नॉलेज होता है वह इस स्पेशल नॉलेज को अपने रिटेलर को देता है, यानी उस नए नए प्रोडक्ट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर को प्रोवाइड करता है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का यूजेस कैसे करना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्या प्राइस रहेगी। ये सारी चीज़ें जो नॉलेज है वो सारा होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि वे अपनी रिटेल आउटलेट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। तो ये सारी जो रिटेल आउटलेट से रिलेटेड जो भी एडवाइस होगी वह होलसेलर अपने रिटेलर को प्रोवाइड करता है। लास्ट है रिस्क शेयरिंग। ये जो भी रिस्क होती है वह शेयर करते हैं। रिटेलर जो कि होलसेलर से स्मॉलर क्वांटिटीज़ में जो भी गुड्स परचेज करता है वह कभी कभी क्रेडिट में भी परचेस करता है, यानी उधार में परचेस करता है। रिटेलर इसमें जो भी रिस्क होगी, जैसे स्पॉइलेज हो जाना यानी ख़राब हो जाना, ऑब्सोलेंस पुराना हो जाना, या फिर प्राइस कम या ज़्यादा हो जाना, डिमांड फ्लक्चुएशन होना यानी डिमांड का घटना या बढ़ना, या इसके अलावा कोई अदर जो डैमेजेस होंगी, ये सारी जो रिस्क होगी वो सभी होलसेलर की रहेगी। रिटेलर इस रिस्क से पूरी तरह से रिलीव रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्विसेज टू होलसेलर कंप्लीट हमारा ये
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।